निर्मला सीतारमण के साक्षात्कार पर दूरदर्शन का रहा ये हमारे सामने रखा जा चुका है। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने लोकसभा और राज्यसभा में इस साल के जो बजट को देश के सामने रखा और प्रधानमंत्री ने वित्त मंत्री और उनकी पूरी टीम को बधाई दी और प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में स्पष्ट तौर पर कहा कि ये वंचितों को वरीयता देने वाला बजट है और बजट की बारीकियों को, अमृतकाल के पहले बजट की बारीकियों को समझने के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं। वो वित्त मंत्री जिन्होंने देश को आत्मनिर्भर भारत का बजट दिया, वो वित्त मंत्री जिन्होंने देश को एक तरह से $5 ट्रिलियन का ड्रीम दिया था 2019-20 में। उसके बाद ईज ऑफ लिविंग पर फोकस करते हुए उन्होंने 2020 और 21 का बजट पेश किया और इस बार फिर से एक बार निर्मला सीतारमण जी हमारे साथ हैं डीडी न्यूज़ नेटवर्क पर खास तौर पर बातचीत करने के लिए मैम बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। तो अगर हम 5 साल के पूरे बजट को हम समझने की कोशिश करें, क्योंकि आपका ये 5वां पूर्ण बजट है, इस मोदी सरकार 2.0 का आखिरी पूर्ण बजट है, आप किस तरह से समराइज करने की कोशिश करती हैं इस बार के बजट के फोकस को? पहले विषय, क्योंकि आपने 5 साल के विषय को छेड़ा जी। 5 साल नॉट मामूली 5 साल, इसमें बीच में कोविड पैंडमिक और पूरे दुनिया में उसके वजह से इम्पैक्ट, और जब दुनिया में इम्पैक्ट होती है हर इकोनॉमी उससे प्रभावित होते हैं। उस संदर्भ में भारत देश का इकोनॉमी को उस हालात से ऊपर उठाने के लिए जो कदम उठाना चाहिए वो करते हुए एवरी चैलेंज को हमने एक अपॉर्चुनिटी जैसे मानकर रिफॉर्म को कोविड के समय में भी करके आज पूरे दुनिया में जबकि हालात इतना चैलेंजिंग है सबको, फिर भी भारत देश एक शाइनिंग स्टार जैसे दिख रही है, फास्टेस्ट ग्रोइंग है और अगले साल में भी वो फास्टेस्ट ग्रोइंग रहेगा। IMF का कल का मानना भी वही है। ये सब एक के बाद एक एक्शन लगातार विदाउट ब्रेक लेके आ रहे हैं, रिफॉर्म को छोड़े नहीं है, मगर उसके कारण पिछड़े, दलित और वंचित को कोई बर्डन ना हो, उसके लिए समय समय पर उचित कदम भी उठाना, ये सब करते आए हैं, इसीलिए आज इस कगार पर पहुंचे हैं। इसीलिए जब हम आज के बजट के विषय बात करते हैं, पहला अमृतकाल का बजट है, इसमें दूरदृष्टि से एक आध कदम जो उठाना है उसका भी जिक्र किए हैं। साथ साथ जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी वंचितों को वर्चस्व देने के लिए जो बजट की बात होती है, इसमें इतने सारे अंश हैं जिसके द्वारा हर SC, हर ST और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन OBC इन सबको प्रावधान दिया गया है। Ma'am, congratulations on your 5th consecutive budget, and of course you did mention just now that these have been really bad 5 years, some of the toughest times that our country has faced, but still we are right up there as a bright star. Now coming to this budget, you did put more money in the hands of employees, the middle class, but while they have more money in their hands, will the employers be willing to pay them more? Is a question that have you incentivized employers also to try and give more money to people? First of all, when you look at the economy, you can see that it is very clearly showing signs of robust revival. When robust revival happens, and especially when you take the example of the services sector, the kind of attrition which that sector is facing, but at the same time, because they are moving towards greater and greater use of technology, sophisticated technology, they are seeking also people with such skills. So to pay better is also to pay better for people with the required skills, and that's why Government of India has in this budget through various different ways underlined the need for skilling, upskilling and also skilling for Industrial Revolution 4.0. In that we placed specific emphasis, because skilling is one thing, upskilling is there, but today the world is moving towards greater use of Web3, and for that if Industry 4.0 is coming up, employees also will pay more when you have people with adequate right kind of appropriate skills.
we are spending that kind of money and bringing in that kind of training for people to be better paid. So government is pushing it from a different supply side readiness. Obviously that will have to be absorbed by the industry. मैम, आपने कौशल विकास योजना के 4.4 चरण की बात की, जिसके लिए 3 साल का समय दिया गया, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन आम जनता जो सबसे स्ट्राइकिंग पॉइंट बजट में है वो आपका नया टैक्स रिजीम जिसका आपने ऐलान किया, उसके पीछे का रैशनल थोड़ा सा हमें समझाइए कि जब 2 रिजीम आपने पहले लॉन्च की, जिसमें एक में एग्जम्पशन बिल्कुल नहीं है, दूसरे में एग्जम्पशंस के साथ है, तो आप क्यों ये नई रिजीम को लेकर के मिडिल क्लास के लिए आए हैं? कभी भी भारत के डायरेक्ट टैक्सेशन के ऊपर चर्चा जब होती है जी, उसमें चर्चा 2 विषयों पर होती है कि टैक्स रेट को कम करो, दूसरा टैक्स को इतना कॉम्प्लिकेटेड ना बनाओ। इधर एक रेट कम हो रही है मगर दूसरे जगह पर सरचार्ज को इंक्रीज कर रही हो, तीसरे बोलते हो कि आप इंश्योरेंस लो फिर आपको एग्जेम्पशन देंगे। सो कॉम्प्लिकेशंस के कारण ओल्ड रेजिम अगर आपको बेनिफिशियल लगता है, आपको ही वो कॉम्प्लिकेटेड भी लगता है। इसीलिए ओल्ड रेजिम के बारे में बहुत सालों से बहुत सारे कमिटियों भी रिपोर्ट दिया कि उसको सिंप्लीफाई करो। जी जी। और टैक्स इवेशन का और टैक्स अवॉइडेंस का एक मुख्य कारण ये होता है कि जब रेट ज्यादा रहते हैं लोग अन्य रास्ते ढूंढते हैं जिससे उससे बच पाएंगे। अगर रेट कम हो जाता है लोगों के मन में अच्छा ठीक है इतना ज्यादा नहीं है, पे करो। सो इन सब को मन में रखते हुए ही 2 साल पहले हमने सेकेंड रेजिम टैक्स रेजिम ले आए जिसमें रेट कम था, मगर इस बार हम उसमें रेट भी कम किया, स्लैब्स पे बढ़ाया और हर एक का हर स्लैब का टैक्स रेट भी कम करवाया और उसमें आखिरकार सरचार्ज जिसके वजह से भारत में सबसे हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स रहते हैं उसको भी एकदम बड़ा सा हिस्से में 37 से 25 है, वो बहुत काफी रिडक्शन है जी। जहां 43 तक चले जाता है रेट, अभी 39 के सीमा पर ही रहेगा। सो जितने भी सजेशंस था सिंप्लीफाई करो, रेट कम करो, कंप्लायंस को ज्यादा बढ़ावा दो, वो सब अभी इस न्यू सिस्टम में कर दिया और उसको डिफॉल्ट सिस्टम बना रहे हैं। मतलब आप जब फाइलिंग करने के लिए कंप्यूटर को ओपन करेंगे यही फॉर्म आपको पहले आएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कंपलसरी इसमें रहना है। अगर आपको होल सिस्टम में रहना चाहिए तो रहिए, मगर ध्यान से आप निर्णय करिए कि इसमें न्यूअर सिस्टम में इतना बेनिफिट के बावजूद भी आप कुछ कारणवश ओल्ड सिस्टम में रहना चाहते हैं तो रहिए। मतलब धीरे धीरे एग्जेम्पशन रेजिम से छोड़ करके हम नया रेजिम को लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए ये आज घोषणा हुई। और अगर माँ कभी मुझे फॉलो अप करने के लिए आप अलाउ करें तो मैम बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि पिछले रेजिम में या ओल्ड रेजिम में जिसका आप कह रहे हैं कि अभी ऑप्शन है लॉन्ग टर्म की सेविंग के लिए लोगों के पास ऑप्शन होता था कि वो रिटायरमेंट के लिए वो पीपीएफ में, एनपीएस में या दूसरे एटीसी के एग्जेम्पशंस में जाएं जिससे कि उनके पास कुछ पैसा बचा रहे। लेकिन नई रेजिम में ये सारे एग्जेम्पशंस नहीं होंगे, तो आप क्यों मानते हैं कि ये ज़्यादा ल्यूक्रेटिव है? कुछ लोग कह रहे हैं कि ये लंबी अवधि के निवेश को उतना ज़्यादा प्रोत्साहन नहीं देगा। आप इस सोच को ही बदलना है। जब रेट कम है और आपके हाथ में पैसा बचता है, आपके मर्जी जहां लगाना है। ठीक। ओल्ड रेजिम में रेट भी ज्यादा, आपको प्रोत्साहन भी दें, आखिर नेट आपको वही बचता है। इधर वो प्रिटेंशन नहीं है कि हम रेट ज्यादा रख करके मगर आपको एक आध एग्जेम्पशन दे करके हमें प्रोत्साहन भी दे रहे मगर टैक्स भी ज्यादा कलेक्ट कर रहे। इधर रेजिम सिंपल है, उतना टैक्स ना पे करो, कम पे कर दो, बचा हुआ पैसा से आप फ्यूचर प्लानिंग करेंगे या तो बच्चे के ऊपर कुछ खर्च करेंगे, वो आपकी मर्जी। मैं ये मानती हूँ कि टैक्स पेयर को हम इतना कम आंकड़ा ना करें, उनको मालूम है उनके पैसा को कैसे उपयोग करना है। Ma'am, the simplification of taxes has obviously going to increase the compliance, and it's also helped in the formalizing of the economy because a lot more people are, willing to participate. And you did mention a lot about that and about the formalization of the economy. The question is the informal sector. Is it
merging into the formal sector on a natural course, or do you need to draw them in? Are you giving some incentives to them to try and formalize themselves? Yes, we are trying to make sure that people get onto the formal because of the incentives that we are giving for digital payments also. And when people put their account more on the formalized routine, we are also, like for instance, one of the announcements that we made today for MSMEs and professionals is that if your 95% operations are all formal, inclusive of check, not really necessarily digital, but even if it is check based into a banking system kind of thing and not cash, we are still giving you a higher level of showing your claims. So then there are ways in which, this is one example, but there are very many other examples through which we are promoting the informal sector to gain from formalizing. So if they are small MSMEs, they take this ECGLS loan, they want it, it gives them better unsecured credit, they can come in, once they come in, they're formalized. Right. The 59-minute loan giving which happened through the digital format where people could convey to the bank that they wanted, and formally in principle 59 minutes you get the loan, and after that without visit into the bank you still get the bank assistance. These are ways in which we are formalizing. मैम, आज एक देश ने बहुत ही ज़बरदस्त तस्वीर देखी जब आप माननीय राष्ट्रपति जी के साथ मिलने गई, और दो महिला सशक्तिकरण का एक बहुत ही सर्वोत्कृष्ट उदाहरण जो कहेंगे आज के दिन में देश ने देखा है। बजट भी महिला सशक्तिकरण पे फोकस करता है, जिसकी प्रधानमंत्री ने बहुत तारीफ की। जब एसएचजीज के जरिए आप एक नया पैराडाइम शिफ्ट लाना चाहते हैं, एक नया कल्चर लाना चाहते हैं, और आपने कहा कि अमृत काल में ये एक बहुत बड़ा हथियार होगा आपके पास ग्रोथ को ड्राइव करने का, आपके मन में क्या है और कैसे एम्पावरमेंट आप करने जा रही हैं? वुमेन एम्पावरमेंट के जरिए ग्रोथ को कैसे आप टैकल कर रहे हैं? सिर्फ उदाहरण में रख रही हूँ, उदाहरण नहीं है, कंपैरिजन के लिए। स्टार्टअप के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी 2016 में पॉलिसी ले आए, उसके बाद लगातार हर बजट में स्टार्टअप्स के लिए कुछ ना कुछ उनको फैसिलिटेशन करने के लिए किए। उसमें हमारी युवा, क्योंकि वो इतना इनोवेटिव है, स्टार्टअप्स लगातार बढ़ते आए नंबर में, आज 80,000 से ज़्यादा है, मगर उनमें से 100 से ज़्यादा ऑलरेडी यूनिकॉर्न्स बन चुके हैं। सो हमारे मन में अगर भारत देश में महिला हो पुरुष हो, उनको प्रोत्साहन सही समय पर पॉलिसी के तहत, उसमें डिस्क्रिशन नहीं है, उनको आपको कर रहे हैं इनको नहीं करेंगे ऐसे नहीं, पॉलिसी के तहत जब सपोर्ट करते हैं और उनको सही महीने पर जो चाहिए वो करना, ना कि दिल्ली में बैठ करके आपके मनमानी। इसी तरीके से हम जब एसएचजी महिला ग्रुप्स को बड़े संख्या पर क्लस्टर जैसे उनको यूनाइट करके उनको रॉ मटेरियल जो सप्लाई करना है अच्छे क्वालिटी का, समय पर, स्टैंडर्ड अफोर्डेबल सोर्सेस से, और उनको प्रोफेशनल तरीके से रन करने के लिए ये सब जब करते हैं और उनका मार्केटिंग वगैरह हम हेल्प करते हैं, हम मानते हैं कि जैसे स्टार्टअप में शॉर्ट पीरियड में इतना बड़ा सा रेवोल्यूशन हुआ, वैसे इधर भी महिला सशक्तिकरण होगा और उनके द्वारा देश का मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में अच्छा उन्नति हम कर पाएंगे। If we look at the agriculture sector, the Agriculture Accelerator Fund for agri startups in rural areas, is this part of the larger focus in terms of, there are millets, there's also the 20 lakh agri credit, or, does it stand out for youngsters to look at some opportunities that are different, and if they are interested in the agriculture sector? I mean, you've talked about 4.0 and things like that, which I know youngsters are interested in, but there may be some who, might be not less so tech savvy. Where would they go? I mean, but actually tech savvy or not tech savvy, both have equal opportunity when you're looking at the possibilities which can emerge from agriculture, fisheries, animal husbandry and so on, especially now even through the cooperation we are bringing in panchayat levels, storage capacities and a big scale. So in all this, technology plays a big role, and those who don't have technology or inclination for it can still be a part of this scheme of things, where they can find logistics, for instance, storage and the type of storage, value addition from the stored grains or the products,
These are areas in which technology or no technology, immense possibility lies, and there is also a gap in that the possibility is got to be fixed in those areas where there is gap. Product is there, demand is there. If you only can bridge the gap through various different ways, supply networks, logistic networks, value addition to the grains, storage of the grains, preservation of grains, aggregating the grains which are produced, immense possibility. So that is where this accelerator fund will also come in. मैम अगर अब हम बात करें मैम आपके वित्तीय अनुशासन की, जिसको हम फिस्कल कंसोलिडेशन कहते हैं, जब पूरी दुनिया में सरकारें अपनी जनता के लिए खर्च कर रही हैं, आप वित्तीय अनुशासन दिखा रही हैं। ये आपने 6.4 का जो वायदा किया था इस साल आपने स्टिक किया, अगली बार आप 5.9, उसके बाद ग्लाइडिंग पाथ जो आपने पहले तय किया था 2025-26 के लिए, उस पर भी आप स्टिक कर रही हैं। ये वित्तीय अनुशासन कैसे आ रहा है मैम, मतलब मैनेजमेंट कैसे हो पा रहा है, और फिर जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं उसके लिए आपका क्या सिग्नल है इस बजट के जरिए या फिर इस फिस्कल कंसोलिडेशन के जरिए? ये कैसे हो रहा है, इसीलिए मैं बार बार ये बात बोलती हूँ कि मैनेजमेंट ऑफ योर फाइनेंस, ये नहीं है कि बजट के समय आप इस डिपार्टमेंट को इतना दिए, उनके लिए इतना दिए और उनके लिए भी दे दिया, और रेवेन्यू रेसिंग में गैप्स है उसको फिलअप नहीं करते हो। दोनों तरफ जो रेवेन्यू गैप्स है उसको फिलअप करो, बंद करो, और एफिशिएंसी ले आओ। टेक्नोलॉजी को उपयोग करते हुए आज हम ट्रेल कर सकते हैं कौन नहीं पे कर रहा, जो पे करने लायक उतने बारीकी से एक इनकम और रेवेन्यू बढ़ाने के लिए एफर्ट हो रही। दूसरी तरफ जब डिपार्टमेंट्स को खर्च करने के लिए पैसा देते हैं, क्या वो पूरे के पूरे उपयोग में आ रही है कि नहीं आ रही? एफिशिएंसी इन इफेक्टिव यूटिलाइजेशन, पैसा नीचे तक अगर नहीं पहुंचता, आपके मकसद जो है पैसा पहुंचने में डिमांड बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, वो तो आप अचीव कर नहीं पाएंगे। इसीलिए मैं मानती हूं कि फिनांस मिनिस्ट्री का काम एकदम बजट प्रेजेंटेशन के ऊपर जितने ध्यान देना है उससे 3 गुना अधिक पूरे साल में इम्प्लीमेंटेशन में, लूप होल प्लग करने में, इवेशन रोकने में, और जहां लूप होल्स को उपयोग करते हुए पैसा कहीं और जा रहा उसको रोकने में, एक्शन लेने में, और जहां बार बार गलतियां हो रही है उनको उनके ऊपर एक्शन लेके उनके संपत्ति को लेने में कोर्ट के द्वारा। हर एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री पूरे के पूरे काम ऑन देयर टोस करना चाहिए। बैंकिंग सेक्टर में उदाहरण के लिए मैं बोल रही हूँ, कोविड के समय वो इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी लिक्विडिटी स्कीम गवर्नमेंट अनाउंस किया, सरकार ने आपको गारंटी के तरह और गारंटी देते हुए पीछे खड़े हो रही है। अगर बैंक एफिशिएंटली इसको इम्प्लीमेंट नहीं करते, स्कीम का तो मकसद ही फेलियर हो जाता है। सो उस समय उनके ऊपर उसी हद में और उसी लेवल पर आज क्रेडिट को सबको पहुंचाने में बैंक की जिम्मेदारी है। सो मैं मानती हूं बैंक हर एक सेक्टर फिनांस मिनिस्ट्री के अंदर डिपार्टमेंट पे डिपार्टमेंट टॉप नॉच परफॉर्मेंस करने के ही कंपटीशन हो रहा है। उसके कारण ही आज हम इतने दुनिया में चैलेंजेस रहने के बाद भी आज हम खड़े होकर के बोल सकते हैं ठीक है, हमारे रेवेन्यू बुओयेंसी इतना है, खर्च में कोई वेस्ट नहीं है, पूरे के पूरे यूटिलाइजेशन हो रही है, बैंक सेक्टर जो करना है वो सब रूरल तक पहुंच रही है, क्रेडिट अवेलेबल हो रही है। ऐसे करके हर एक एंगल में इकोनॉमी को ध्यान से चलाना पड़ता है। और एक कॉलरली मैम इससे जुड़ा हुआ सवाल ये कि जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट में आपने लगातार 3 सालों में बढ़ोतरी की, वो कैसे हुआ, और क्या अब ये मतलब आपने सोच समझ करके ये कल्चर एक तरह से रखा कि हम पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे, या फिर कोरोना की वजह से आपकी सोची समझी रणनीति थी कि इस पर आगे बढ़ेंगे? हमने देखा 10 लाख करोड़, अगर आप स्टेट ग्रांट्स को देख लें तो 13.7 लाख करोड़ का ये पूरा का पूरा पब्लिक इन्वेस्टमेंट हो जाता है। 10 लाख करोड़ है, उसमें स्टेट को जो दे रहे हैं 1.3 लाख करोड़ उसमें शामिल है 10 में ही। मगर विषय ये है कि
पब्लिक इन्वेस्टमेंट के द्वारा जो पैसा खर्च होता है उसमें रिटर्न ज्यादा आता है, क्योंकि उस पैसा का, हर रुपया का इम्पैक्ट जो सोसाइटी में लगता है वो इन्वेस्टमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में जब आप करते हैं उसके रिपल इफेक्ट ज्यादा होता है, मल्टीप्लायर जो कहते हैं। मगर हाथ में पैसा रखने वाले वो राजनीति बात अगर हम करते हैं उससे इतना मल्टीप्लायर नहीं मिलता। इसलिए हम दृढ़ता से मानते हैं कि यही रूट है जो इकोनॉमी को उठा सकते हैं। जो कोविड के समय से हम हर साल देख रहे हैं उससे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रही है। अभी भी उसी पेस में हम ग्रो करना है तो पब्लिक एक्सपेंडिचर ही अच्छा सा श्योर रास्ता है। So, Madam, you say that CAPEX is also helping us, prevent the headwinds or deal with it to a large extent. It's going to promote growth potential, job creation, but how much of crowding in of private investment is actually taking place as a result of this kind of massive investment you're doing? In fact, in the media conference this evening, it was very clearly explained how between 2021, 2022, and now you'll see there has never been a negative impact on private investment because of increasing public investments in infrastructure. The crowding in that we spoke about has been questioned, saying what kind of a crowding in, this is the first time we are hearing. But you see that the private investments, also because we brought the corporate tax down, also we extended the period by which many of them will have to bring in additional capacities or establish new units. All of them together is working now in the favor of private sector to invest. So when you go to the market to borrow, you find many of them are equally able to raise revenues, raise monies in the market, and that has not stopped anybody. And that is exactly what crowding in means. People are able to come in, raise revenues, banks are able to raise revenues, private sector is able to raise Indian equity. This is not as though money is coming from elsewhere. So it is the right combination of policies which I think has enabled crowding in, not just that public investments in infrastructure. But right policy together with this. But if you have to look at a direction, ma'am, in terms of, let's say, the Northeast or some of the aspirational districts, do we see that investments are going in these areas, and whether the states are willing to respond with? Yes, yes. Yeah. In fact, I'm happy to say that Northeast, because we have specifically given funds for them for their infrastructure development and also for their livelihood related programs, both of which are very successful. Much before this year's budget, during the discussions, many of the Northeast states said, please continue it, it's made a lot of difference for us. And we are anyway continuing it. So it's made a difference for the Northeast. And also many states other than the Northeast also have very clearly said, please continue, we are able to bring in some of the primary asset building for the states through this fund. मैम, आपने अमृतकाल के बजट में जो 4 बड़े पिलर्स हमारे सामने रखे उसमें महिला सशक्तिकरण पे आपने अपनी राय रखी। अब मैं जो दूसरी स्कीम है आपकी बड़ी स्कीम पीएम विकास, उस पर आपकी राय जानना चाहता हूँ। वो पूरी स्कीम है क्या? और प्रधानमंत्री को अगर मैं कोट कर पाऊँ, उन्होंने कहा कि परंपरागत रूप से जो सृजन करने वाले विश्वकर्मा हैं इस देश के निर्माता हैं और सभी विश्वकर्माओं की मेहनत को पहली बार बजट में प्रोत्साहन देने का आपने शुरुआत की है। तो ये पीएम विकास है क्या? कैसे आप उसको मोबिलाइज करेंगी ग्रोथ पोटेंशियल के लिए? उसके लिए डिटेल्स अभी वर्कआउट करना बाकी है, मगर इससे विश्वकर्मा जब हम बोलते हैं सिर्फ एक कम्युनिटी नहीं है, और कई राज्यों में उस नाम पर कोई कैस्ट है, सिर्फ वो नहीं है। देश में जैसे प्रधानमंत्री जी सटीक बोले कि हाथों से और हाथ में पकड़ा हुआ टूल्स से जो क्रिएटिव क्राफ्ट्स करते हैं, क्रिएटिव वर्क करते हैं, उन सब के लिए ये स्कीम के द्वारा प्रोत्साहन देंगे, जिससे युवा भी उस पीढ़ियों से वो कलाकार जो रहते हैं उनको भी इससे बेनिफिट मिलेगा। डिटेल्स प्रोग्राम का हम जल्द से जल्द विवरण देंगे कि कैसे इसको लागू करेंगे। जी। Now, if we look at some of the green aspects of the budget, let me just start with you. You also talk about scrapping of old government vehicles. You're going to provide some funds for that. But is the government, actively adopting e-vehicles? I mean, that you're promoting
for the rest of the country? First of all, we want to set an example by saying both central government and state governments, if they want, can go ahead with scrapping their vehicles, inclusive of some of the government promoted ambulances. We think it's important for the government to set an example by scrapping all those 15-year or older vehicles and go in for electrical vehicles, with which we are able to show that we will be able to achieve environment pollution to be brought down, and actually it gives you a better carbon emission point. And therefore that is the reason why we have supported the scrappage policy, which was announced earlier, but we are now coming up with incentivizing it as well. Also sticking with this, there are 500 new waste to wealth plants with an investment of 10,000 crore rupees. What about the private sector involved in this, ma'am? Because there must be lots of private sector participants who are keen on the waste to wealth. We are not going to exclude them. However, I think the concerned department will have to see how they are going to frame it, so that everybody's efforts, because we are right from the beginning of my budget speech today, we have expanded on the thought of Sabka Prayas. Jan Bhagidari is something on which we are definitely placing a lot of interest. We would want private participation and also citizens' participation wherever they can fit in. So that will be one of those routes through which we want to quickly be able to scale up programs. मैम, बजट ने हमेशा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का साथ साथ ईज़ ऑफ लिविंग पे हमेशा फोकस किया। हमने देखा कि बहुत सारी स्कीम्स को आपने भी जिक्र किया कि पिछले 9 सालों में हमने कहाँ पे अचीवमेंट्स किए हैं। कल का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसने बहुत ही ब्यूटीफुली इस चीज़ को डिपिक्ट किया है। आगे जाते हुए आप ये जो इस साल के एलोकेशन में आपने पीएम आवास योजना पे बहुत पैसा दिया है, करीब 80,000 करोड़ रुपया, और जल जीवन मिशन पे 70,000 करोड़ रुपया मोटे तौर पर। तो ये जो दोनों बड़ी स्कीम्स हैं इंक्लूजन के लिहाज से, आपको लगता है कि आप टारगेट को जो पूरा कर पाएंगे पीएम आवास योजना और जो नल से जल योजना है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि पिछले 2 साल में आपने देखा होगा कि आवास योजना के कितने ऑलमोस्ट सैचुरेशन पॉइंट्स आ रही है। ऊपर से ये पीएम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को अभी ब्लॉक के स्तर पर 500 ब्लॉक्स में ले चल रही हैं। ये आवास योजना और जल जीवन मिशन उस ब्लॉक्स में भी पहुंचेगा। सो टारगेट अचीव करना मुश्किल नहीं है, मगर इसके लिए इसीलिए ही पहले से ही प्रावधान ज्यादा 79,000 करोड़ पीएम आवास योजना के लिए। ड्राइव मतलब रीचिंग द लास्ट माइल, वो 7 प्रायोरिटीज में एक प्रायोरिटी रीचिंग द लास्ट माइल है, सेकंड प्रायोरिटी। जहां भी लोग जिनको वो एलिजिबिलिटी है वहां वो छूट ना जाए, उनको भी इंक्लूड करें, इसीलिए वो रीचिंग द लास्ट माइल का लिस्ट मैंने बनाकर दिखाया। सो आवास योजना उधर पहुंचेगी, पानी भी पहुंचेगी जल के द्वारा। और उसी का एक हिस्सा है जिसमें आपने प्रधानमंत्री पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन, एक नया मिशन आप लॉन्च करने जा रहे हैं ऐसे रूरल ट्राइबल एरियाज में जहां पर ऐसी बेसिक अमेनिटीज नहीं पहुंच पाई हैं। उसके लिए पर्टिकुलरली पिछड़ा हुआ ट्राइबल, जी जी जी, दिस इज पर्टिकुलरली वेरी वल्नरेबल ट्राइब। उन तक अगर उनमें से एक को दूसरे को मगर बाकी सबको नहीं मिला, ऐसे हालात ना हो, वो एकदम पिछड़ा हुआ ट्राइबल। सो फॉर देम एंटायर पॉपुलेशन उनको सब मिले, इसीलिए इतना 15,000 rupees in next 3 years, so that entire primitive tribe as a group will benefit. एकलव्य मॉडल स्कूल भी उसने आपने कहा कि 38,000 टीचर्स, उसमें करीब 3.5 लाख टीचर्स का रिक्रूटमेंट करेंगे, 740 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में। तो ये बिल्कुल ट्राइबल एरिया का फोकस है। जी मैम, इफ वी लुक एट द हेल्थ सेक्टर, your government has built 157 medical colleges, and now you're going to build all those colleges, you're going to bring nursing colleges as well. Is there a time frame? Co-location. Is that going to happen like in this financial year or what? Well, I'm not sure it will be completed within a year, but sooner it should be, because
This is from 2014 till now that we've established 157. Right. In those we are going to co-locate nursing colleges as well. So that is where. So it should happen sooner because we are not going to build the place up again. Right. Some additional facilities will be given. So it should be happening at the earliest. मैम अब अगर हम इस Hospital already है, you have to build the nursing college. एक चीज़ मैम आपने ये भी कही कि जो डिजिटल पेमेंट्स इकोसिस्टम में भारत ने करके दिखाया, अब वो एग्रीकल्चर में आप करना चाहती हैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल, और उसके लिए हम ओपन सोर्स शायद एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने की तैयारी में है। वो एग्जैक्टली है क्या मैम, कैसे उसको काम करेंगे? ओपन सोर्स का मतलब ये है कि कोई भी उसमें जोड़ सकते हैं। ये ऐसे ऐप नहीं है जहां आप उस ऐप को डाउनलोड करो, उसको ये करो, उसका चार्ज पे, ऐसे नहीं है। ये पब्लिक यूटिलिटी क्रिएट कर रहे हैं जिससे एग्रीकल्चर में किसान उनका पूरे जो इंफॉर्मेशन उनको चाहिए वो मिल सकेगा कि अच्छा सीड कहाँ से मिल सके, उनको सोर्स करो, उनको सप्लाई करने के लिए कौन है, और उसके बाद कल्टीवेशन के समय आपके सॉइल के हेल्थ कैसे हैं, उसके लिए क्या क्या आप करना है। नेचुरल फार्मिंग की ओर अगर आप जाना है कि कैसे जाना है, कृषि विज्ञान केंद्र से आप क्या विषय पाएंगे, और ये न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर, माइक्रो न्यूट्रिएंट, इसको उपयोग कैसे करना, पूरे जानकारी उससे फ्री ऑफ चार्ज इन अ वे किसान को मिलेगा। इसीलिए ये प्लेटफॉर्म ओपन सोर्स करने का सिस्टम से निकल कर आ रही है। और बजट में क्या आप किसान सम्मान निधि योजना को जारी रख रही हैं? बहुत सारे लोगों को मतलब स्पीच में नहीं आया कम से कम, तो ये क्या स्कीम को जारी है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है? बिल्कुल जारी है। With you've simplified a lot of the direct taxes, so are you, I mean, is there going to be a lot of increase? Are you hoping that you're going to have many more, I mean, your direct tax collections are going to increase substantially as a result of this? Once looking, I mean, you have a map for your fiscal consolidation, and some arguments, you know, in the public domain are that too much is relied on the GST sector to fill up our coffers, but is the direct tax? That's not true, because this year I think direct taxes have also shown such buoyancy. You are able to get them. You are able to see that more income is also being generated through direct taxation. So it is not that we rely on GST, which is indirect tax, and think that our coffers are getting filled. Not at all. In fact, on the GST, let me make it very plain, pre-GST, where you were paying for household items at 18% or 20% and so on, some even 30-35%, all of them have been brought down, household items. The tax neutrality was at revenue neutrality was somewhere in the range of 15.5%. It has come down to 11, which means items have become cheaper. So right. GST itself should convey that message that even as it is now, you're paying far lesser on household items than what you paid prior to the introduction of GST. There's no doubt about it. Item wise, list wise, I've read it out in the Rajya Sabha, not this time but once earlier. So GST itself is not going to be something where we are burdening the citizens. There is potential for more work is happening on that, but here direct taxation this time has also shown such buoyancy that today you can't say this government is only earning from GST indirect tax but not from direct. वित्त मंत्री जी, अब MSME सेक्टर पर मैं आपके बजट का फोकस समझना चाहूँगा, और किस तरह से हम MSME के लिए प्रमोट करने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़, एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप उस पर थोड़ा सा एलोबरेट कर पाएँ प्लीज़। MSME के लिए इस बजट में बहुत सारे विषय हैं, मगर एक ही जगह पे ना होते हुए पूरे बजट स्पीच आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि मैं एक छोटी सी विषय मगर जिसमें बहुत ही अहमियत है जी। कोरोना पैंडेमिक के समय जो MSME उनके अपने कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट को फुलफिल कर नहीं पाए। मान लीजिए आपके यहाँ एक MSME आकर एग्रीमेंट किया कि कुछ वस्तु आपको सप्लाई करेंगे या कुछ सर्विस आपको सप्लाई करेंगे,
वो कर नहीं पाया कोविड की वजह से। आपके कॉन्ट्रैक्ट में तो कुछ उनको कंडीशंस है और उनका कुछ ये भी है, गारंटीज भी है, मगर आप आज उस गारंटी को इन्वोक करके क्योंकि आपने फेल हो गया है, आप सप्लाई नहीं किया, इसलिए मैं इन्वोक कर सकती हूँ, ऐसे करके आप कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्चुअली। हम सरकार के द्वारा, मतलब सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स में, प्राइवेट का नहीं, तो सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स में हम ये ले आ रहे हैं कि उस समय अगर आपसे सर्विस करना असंभव हुआ और आप सर्विस नहीं किया, फिर भी हमने सिर्फ 5% हमारे हाथ में रख के, आप 100 रुपया की गारंटी दिए, 5 रुपया रखे, 95 को आपको वापस कर देंगे। ये बड़ा राहत है एमएसएमई को जो कोविड के समय सफर किया, वो एक किया है। दूसरा, उनका लिमिट्स को भी बढ़ाया, जैसे प्रोफेशनल्स का लिमिट भी बढ़ाया एक्सपेंडिचर में दिखाने के लिए, उसको भी हमने बढ़ाया। सेकंड, थर्ड, एमएसएमई का लिंकेज हम कर रहे हैं बहुत सारे विषय में। ये कोऑपरेटिव्स के द्वारा जहां भी वो कोऑपरेटिव स्टोरेज वगैरह बना रहे हैं, उसमें भी उनको एमएसएमई से लिंक कर रहे हैं, उनके प्रोडक्ट्स को एमएसएमई का प्रोडक्ट्स से। ऐसे करके बहुत सारे स्टेप्स हमने एमएसएमई को राहत के राते, क्रेडिट गारंटी के लिए भी 2 लाख करोड़ रुपए वो बढ़ाया, एडिशनल 2 लाख। Ma'am, in terms of sending a signal to the global economy and investors, you've said that financial sector regulators will be requested to carry out comprehensive review of existing regulations, and you've given time limits to decide this. I mean, could you elaborate? I'm not giving time limits. Okay. I'm asking them to give themselves time limit, and for themselves to review. Just so we are not sitting with archaic, untouched regulations. But if there are regulations which need to be spruced up, they should do it. It's a gentle nudge to the regulators who are independent, who can do things, but we want that to also be citizen-centric. And bring in consultation in the process of deciding what regulation has to be brought in, so that public opinion is also collected. Even that has been mentioned. All eyes are on India now because, I mean, we are the G20 president, but also since the bright spot, the IMF has told us this, and we are targeting to be the 3rd largest economy in the world. Some people wonder, you know, about the race with China. I mean, where do you see India versus China 5 years down? I would see more India becoming Atmanirbhar, India producing many things for itself and also producing for the world. The pace at which we are growing will, with the sustained interest of people and also because of a responsive government. I would also think importantly that the stability which this government has given, because it had received a mandate which was so very clearly a strong mandate, the stability therefore, and also in treating tax matters not with impetuousness but with more level-headed approach, keeping stability and predictability in tax regime, we will definitely be one of those attractive economies. वित्त मंत्री जी, क्या आप जो कौशल विकास योजना का जो 4था चरण है उसको आप थोड़ा सा एलोबोरेट कर पाएंगे कि ये किस तरह से हमें हेल्प करेगा आगे जाते हुए, क्योंकि वहाँ पर शायद अपॉर्चुनिटी युवाओं के लिए रोजगार के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा है और ये एक शायद मिशन मोड में आप शुरू करने के लिए जा रहे हैं। साथ में जो PM प्रणाम योजना है उसके बारे में अगर आप कुछ बताएं, जो आप नई शुरुआत करने जा रहे हैं। आज इंडस्ट्री, क्योंकि कोविड के बाद और टेक्नोलॉजी का इतने सारे विषय भी सामने आ रहे, इंडस्ट्री आज टेक्नोलॉजी को उपयोग करते हुए एफिशिएंसी बढ़ाने में पूरे सक्षम है। उस नज़रिया से अगर आप देखेंगे और इंडस्ट्री के साथ बात करने के समय वो क्लियरली ये बात बोलते हैं कि हमें तो मैन पावर चाहिए, मगर ऐसे मैन पावर चाहिए जो हमारे आज के ट्रांजिशन जो हो रही है इंडस्ट्री 4.0 में जब हम जा रहे हैं, हमें ऐसे लोग चाहिए जो हमारे लिए अप्रोप्रिएट स्किल के साथ आते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ने हमारे तरफ से वो स्किलिंग करने के लिए इंडस्ट्री 4.0 के लिए कैसे स्किल चाहिए वैसे स्किल को ट्रेन करने के लिए हम हमारे अनाउंसमेंट ये प्रधानमंत्री कौशल विकास
4.0 के द्वारा करने के लिए कोशिश करें। अंत में वित्त मंत्री जी, आपके मन में कुछ ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि आप करना चाहती थी लेकिन शायद रिसोर्सेज नहीं थे, वो नहीं कर पाई, कुछ ऐसी चीज़ जो आप अगले बजट में हमें अनाउंस करके इस देश को देना चाहें? नहीं, इस बजट में जितने भी संभव हो और जितने रिक्वेस्ट और चर्चा गोष्ठी में जो सुझाव आए उन सबको अकोमोडेट करने के लिए अभी प्रयत्न हुआ है। मैं को एक्सपेक्ट करती हूँ कि इसका अच्छा रिसेप्शन हो। बहुत धन्यवाद वित्त मंत्री जी बात करने के लिए। तो हमने कहा कि इस बजट को हमारे सामने, उनकी बारीकियों को हमारे सामने रखने के लिए। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। तो आप देख रहे थे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की दूरदर्शन डीडी न्यूज के साथ ये विशेष इंटरव्यू, जिसमें हमारे सहयोगी